हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज का ये होने वाला हमारा न्यू चैप्टर का पीवाईक्यू सेशन, जो कि इवोल्यूशन से रिलेटेड चैप्टर होने वाला है। और अगर आपको नहीं पता है तो ये बता दें कि ये हमारा सेशन जो होता है ये एमएससी जूलॉजी, सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड होता है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स या फिर कहें तो सीधे सीधे तौर पर लास्ट 16 ईयर्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, इस पूरे सीरीज में डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक में हमने पूरी बायोकेमिस्ट्री के से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड, और उससे भी पहले बात कर रहे तो हमने एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड लास्ट रिसेंट वीक में ही हमने डिस्कस किए थे पूरे 1 वीक के पीवाईक्यू। इस वीक हमारा इवोल्यूशन चैप्टर चलने वाला है, तो प्लीज़ आप जरूर हर सीरीज़ को हर एवरी डे के वीडियो को देखिएगा। आज डे पीवाईक्यू नंबर 33 है। कल से इसके आगे नेक्स्ट बढ़ेगा। और इस सेशन में हम एमसीक्यू डेली एवरी डे इस वीक में डिस्कस करेंगे। हर वीक में एवरी डे हम डिस्कस करते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको मॉर्निंग में मिल जाता है। लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू होते हैं, 6+ क्वेश्चन जनरली हम डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जून का फॉर्म निकल आया सीएसआईआर लाइफ साइंस का, तो हम अपने क्वेश्चंस के नंबर को एक्सटेंड करेंगे और लगभग हमारी कोशिश रहेगी कि 15+ क्वेश्चन ही हम डिस्कस करें एक सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और इसमें हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू डिटेल सॉल्यूशन टाइम सेविंग टिप्स के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन मैच करने अपने, आपके जितने आंसर बनते हैं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम बाकी सारे जो भी डिस्कस होंगे क्वेश्चन जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे या फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा उसको अच्छे तरीके से, तो हम कमेंट बॉक्स में फिर डिस्कस करेंगे उसको आगे। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन अब शो होंगे और उनका आंसर देने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला कह रहा है, डार्विन सिंथेसाइज्ड इंफॉर्मेशन फॉर सेवरल सोर्सेज डेवलपिंग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट इन्फ्लुएंस हिज थिंकिंग। यानी डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, तो उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ थी जो कंसीडर नहीं करी थी इस जो आपको ये दिया हुआ सेंटेंस। तो चलिए अब आप पढ़ लेते हैं इनकी क्या क्या कंडीशन थी। तो पहला तो है लीनियर हायरार्की क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज विच कुड सिंपली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सेकंड कह रहा है लायल प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी विच डिस्क्राइब द ग्रेजुअलनेस ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी जियोलॉजिक चांसेस ओवर लॉन्ग स्पीसीज ऑफ टाइम। मेंडल पेपर डिस्क्राइबिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, द बायोजियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज दैट द ऑब्जर्व गैलापागोस लैंड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ अराउंड द साउथ अमेरिका। तो ये सारे इनके सेंटेंस यहाँ पे ऑप्शन के दिए हुए हैं। तो एक सिंपल वर्ड में अगर सारे ऑप्शन को देखते हैं तो डार्विन ने सिंपल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी थोड़ा बताया था। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि क्या मतलब कि स्पीसीज को टाइम के हिसाब से भी उनमें ग्रेजुअलनेस यूनिफॉर्मिटी भी आती है, ये भी चीज़ें बताई थी। इसके अलावा उन्होंने थोड़ा ये भी एक्सप्लेन किया था, गैलापागोस आइलैंड के बारे में एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगर बात करें तो डार्विन ने मेंडल्स के पेपर को, जिसमें कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब किया गया था, इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं की गई थी। तो ये एकदम नया कॉन्सेप्ट था, डार्विन के टाइम तक ये सब नहीं चीज़ें थी जेनेटिक्स से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन को अब देखते हैं कि कौन सा हमारा नया क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहा है, विद इन द पॉपुलेशन ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल, दोज इंडिविजुअल विद एन एडवांटेज विल सर्वाइव टू पास देयर जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस आइडिया इज कॉल्ड। यानी ऐसे कंपटीशन जिसमें कि इंडिविजुअल क्या करते हैं, अपने जो एडवांटेज वाले जीन होते हैं, अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है, ऐसे आइडिया को क्या कहा गया था, तो इसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, अडाप्टेशन, डार्विनियन थ्योरी, स्पेशिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम, तो ऐसी कंडीशन जिसमें कि एडवांटेजेस जीन होते हैं वो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, उसको हम नेचुरल सिलेक्शन के फिनोमिना से बता सकते हैं, जिसमें कि जो आपका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जीन होगा वही नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू पास होता है, जिससे कि आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है, नेचुरल सिलेक्शन में आता है। एडाप्टेशन, स्पेसिएशन, ये सब प्रोसेस है इवोल्यूशन के, डार्विन थ्योरी इसमें आएगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। आगे यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अब इसको चलिए डिस्कस करते हैं। द ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द मेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इवोल्यूशन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और इवोल्यूशन, और उनको बताया कि कौन से मतलब कि सही एरिया है उनको मतलब कि डिस्क्राइब करने का, कैसे कैसे उनमें इवोल्यूशन हुआ था। तो बात करें ऑटोट्रॉफ एनारोबिक, तो ऑटोट्रॉफ एनारोबिक और उसके बाद एरोबिक बता रहा है। तो ऑटोट्रॉफिक सबसे पहले नहीं आए थे, सबसे पहले आपके एनारोबिक हेटेरोट्रॉप्स आए थे, उसके बाद एरोबिक हेटेरोट्रॉप्स आए थे, फिर वाटर ऑक्सीडाइजिंग ऑटोट्रॉफ आए थे, जिनसे आपका ऑक्सीजन पहली बार मतलब कि एनवायरनमेंट में फैलने लगा था।
और अगर इस सीक्वेंस को भी अगर हम देखें तो इनमें भी क्या होगा कि एनारोबिक, अगर ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को देखा जाए तो इसमें भी एक कंडीशन है कि वाटर ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडाइजिंग ऑटोट्रॉफिक एनिमल थे, ऑर्गेनिज्म थे, वो पहले आए थे, उसके बाद आपके एरोबिक आए थे, जो कि आपके O2 से क्या करते थे, मतलब कि ऑक्सीजन की हेल्प से दूसरे हेटेरोट्रॉफ, मतलब जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स। तो पहले वाटर ऑक्सीडाइजिंग ऑटोट्रॉफ आए थे, उसके बाद एरोबिक हेटेरोट्रॉफ देखने को मिले थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी और डी को कंपेयर किया जाए तो इसमें आपका ये वाला वाटर ऑक्सीडाइजिंग ऑटोट्रॉफ जो है वो पहले हो जाएगा और एरोबिक हेटेरोट्रॉफ बाद में होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन माना जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मोस्ट लाइकली सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इज, यानी यहाँ कह रहा है कि सबसे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में सबसे मतलब लाइक सीक्वेंस कौन सा था कि जिसके थ्रू जो जो चीज़ें हुई थी। तो अगर यहाँ पे एरोबिक फोटोसिंथेसिस, एरोबिक प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, मतलब इन्हीं के बारे में बोल रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले पता है क्या होता है। सबसे पहले आपका क्या किस तरह कंडीशन थी, सबसे पहले एनारोबिक कंडीशन थी, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी, प्रोकैरियोट्स सबसे पहले पाए गए। उनके बाद क्या हुआ, उन एनारोबिक से क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट आए जो कि फोटोसिंथेसिस करने लगे थे। अब वो भी क्या थे, वो भी प्रोकैरियोट थे, यानी पुराने तरीके के थे सेल्स। अब फोटोसिंथेसिस के बाद क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस जब हुई तो ऑक्सीजन रिलीज हुई, तो ऑक्सीजन रिलीज हुई तो क्या हुआ, आपका एरोबिक आए, एरोबिक में भी कौन आए, प्रोकैरियोट्स आए। अब एरोबिक प्रोकैरियोट्स आए जिसमें कि O2 आपको मिलने लगी, तो O2 के बाद आपका क्या मिलने लगा, यूकैरियोट्स आने लगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन देखें तो एरोबिक प्रोकैरियोट यहाँ कह रहा है, उसके बाद डायरेक्ट यूकैरियोट कह रहा है, फिर प्रोकैरियोट, तो ये ऑप्शन तो यहीं से गलत हो जाएगा। बात करें यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस पहले कर दिया, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो एरोबिक यहाँ पे कह दिया, तो एरोबिक पहले कहाँ से आ जाएगा, पहले तो एनारोबिक आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सबसे सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को अब देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म इन स्पेसिएशन, यानी पोस्ट जाइगोटिक आपको पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट आपके जो होते हैं उन्हें हम प्री जाइगोटिक इवेंट कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट जाइगोटिक इवेंट कहते हैं। अब पोस्ट जाइगोटिक इवेंट में यहाँ पूछ रहा है कि स्पेसिएशन में पोस्ट जाइगोटिक इवेंट में यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे बात करें, ऑप्शन देखें तो पहला कह रहा है बिहेवियरल आइसोलेशन। बिहेवियरल आइसोलेशन जो होता है वो आपका मतलब कि होता तो है, लेकिन वो पोस्ट जाइगोटिक के बाद ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर सबसे ये एक जेनेटिक का पार्ट नहीं हो पाता है। तो बात करें सीजनल आइसोलेशन, ये भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन फेलियर, ये भी नहीं होगा। बात करें हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी आपको अगर देखने को मिलेगी फर्टिलाइजेशन के बाद देखने को मिलती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद हाइब्रिड नहीं मिल पाता। जैसे कि आपको म्यूल का एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो क्या है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सबसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, उसका जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कह रहा है द फिनोमिना ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्ट लाइक अकर्ड इन पॉपुलेशन दैट आर, यानी यहाँ कह रहा है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे सबसे लाइकली अकर पॉपुलेशन कौन सी होगी जिसमें कि सबसे ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है अगर आपको देखेंगे तो वो अचानक आता है, या फिर कह सकें तो अचानक नहीं, थोड़ा जीन के एक्यूमुलेशन, जो हार्मफुल जीन होते हैं उनके एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट अचानक अगर आ रहा है तो ये स्मॉल जो छोटी पॉपुलेशन जो होंगी जो कि खुद में ब्रीडिंग करती रहेंगी उनमें सबसे ज़्यादा असर दिखाएगा रदर देन दूसरी पॉपुलेशन की से। जैसे कि अंडर कोई जीन फ्लो, एलोपैट्रिक, लार्ज एंड पैनिमेटिक मिक्टिक पॉपुलेशन, ये सब में बहुत कम दिखेगा, लेकिन स्मॉल इनब्रीड जो पॉपुलेशन होगी उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें कौन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को अब देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ कह रहा है इन वर्टिब्रेट इवोल्यूशन रेप्टाइल्स वर एबल टू मूव कम्प्लीटली ऑन टू लैंड ड्यू टू द, यानी जो वर्टिब्रेट इवोल्यूशन में अगर जो रेप्टाइल्स थे वो आपका क्या कर रहे थे, प्रॉपर लैंड में मूव करने लगे थे। अब वो किस वजह से मूव कर रहे थे, तो यहाँ बात करें तो ऑप्शन देयर स्केल्स एमनियोटिक एग इंक्रीज इन साइज देवर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो यहाँ पे एमनियोटिक एग जो था इसकी वजह से क्या हो रहा था कि रेप्टाइल्स प्रॉपर मूव कर पा रहे थे लैंड पे। क्यों मूव कर पा रहे थे, एमनियोटिक एक क्या होता है कि जैसे कि आपका पहले जो एम्फीबियन थे उनमें क्या हो रहा था कि वो आपस लैंड से वाटर में जाते थे। एम्फीबियन जो होते थे वो सारे क्या करते थे कि वो सब के सब वाटर में जाते थे अपने एग को रिलीज करने के लिए, क्योंकि उनमें एमनियोटिक एक लेयर होती वो नहीं पाई जाती थी एग में, जिससे कि उनको वाटर की जरूरत पड़ती थी अपने एग को ले करने के लिए। लेकिन रेप्टाइल्स में क्या हुआ कि एमनियोटिक लेयर पाई जाने लगी थी, एमनियन जिसे कहते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ कि वाटर का इन्वायरमेंट उन्हें एग के अंदर ही मिलने लगा था। तो एग के अंदर ही जब वाटर का इन्वायरमेंट मिलने लगा तो इस वजह से क्या हुआ कि रेप्टाइल जो थे प्रॉपर लैंड में मूव करने लगे एमनियोटिक एग की वजह से। तो आपको ये आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन जूज लॉयंस एंड टाइगर्स मेड टू प्रोड्यूस वायबल हाइब्रिड ऑफ स्विंग कॉल्ड टाइगॉन्स और लाइगर्स हाइब्रिड वर नेवर रिकॉर्ड इन एशिया फॉर एवर देयर रेंजेस वंस ओवरलैप्ड हाइब्रिड वर प्रोबेबल प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ। यानी यहाँ क्या कह रहा है कि अगर जू की बात करें, यहाँ पे अगर कोई जू है और यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, इस जगह पे एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे एक जू है। जू में क्या हो रहा है कि एक लॉयन है आपका, यहाँ पे लॉयन है, यहाँ पे टाइगर है, ये दोनों आपस में मेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या बना दे रहे हैं, लाइगर बना दे रहे हैं, इसके अलावा टाइगर बना दे रहे हैं। और उसकी जगह फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर लॉयन कोई है और यहाँ पे कोई टाइगर है तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ब्रीड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं ब्रीड कर रहे हैं, उसको यहाँ पे पूछ रहा है कि जू में तो ये दोनों ब्रीड कर लेते हैं लॉयन और टाइगर एक दूसरे से, लेकिन एक फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे क्यों नहीं ब्रीड कर रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट के एरिया में लॉयन और टाइगर एक दूसरे से ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं ब्रीड कर रहे हैं कि जू में क्या हो रहा है कि आपका पास की जगह पे, छोटी जगह पे जहाँ पे लॉयन और टाइगर एक दूसरे से ब्रीड कर ले रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट की बात करें तो वो एक दूसरे से प्रॉपर अलग अलग अपने एरिया में उनका टेरिटरी जो है एक दूसरे से प्रॉपर अलग अलग है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे से ब्रीड नहीं कर रहे हैं और मतलब कि रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, बिहेवियरल आइसोलेशन की वजह से, यानी उनका बिहेवियर एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिल रहा है। लॉयन जो होता है वो अपना आपको एक राजा की तरह, किंग की तरह रखने की कोशिश करता है और झुंड में रहने की कोशिश करता है। उसी जगह टाइगर की बात करें तो ये अकेले रहना पसंद करता है। इसी वजह से बिहेवियरल इनमें कंडीशन आ जाती है। इस वजह से ये बिहेवियरल आइसोलेशन फॉलो करते हैं और एक दूसरे से नहीं रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हाइब्रिड प्रोड्यूस नहीं करते हैं फॉरेस्ट में, जबकि जू में प्रोड्यूस कर देते हैं हाइब्रिड। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। बाकी इसमें हाइब्रिड इनफर्टिलिटी, गैमेटिक मोटिलिटी, मैकेनिकल आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। मैकेनिकल आइसोलेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो वो ब्रीडिंग करने आएंगे नहीं, और मैकेनिकल आइसोलेशन अगर होता तो जू में भी नहीं कर पाते वो। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, एज्यूम दैट एनिमल जनरेट हीट एंड रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम कैन रेडिएट हीट रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉडी सरफेस एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी बेस्ट मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर इन कोल्ड क्लाइमेट। यानी एक एनिमल है छोटा सा जो मतलब कि कैसा भी एनिमल है वो क्या कह रहा है कि वो कोल्ड क्लाइमेट में गया है। अब कोल्ड क्लाइमेट में गया है तो वो अपने बॉडी के हिसाब से, बॉडी के वॉल्यूम के हिसाब से क्या हो रहा है, हीट जनरेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा मतलब कि जो एनिमल होगा वो प्रॉपर एक कोल्ड क्लाइमेट में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। तो यहाँ पे माउस कह रहा है, रैबिट कह रहा है, फॉक्स कह रहा है, बियर कह रहा है। तो चलिए कुछ बात करते हैं इसमें कॉन्सेप्ट की। माउस की बात करें, रैबिट की बात करें तो इन दोनों में क्या होगा कि ये दोनों मैमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, आपको ये पता है। बियर की बात करें तो ये भी आपके मैमल्स में ही आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट आपका लगता है जिसको आपने पढ़ा होगा कि जितना छोटा एरिया होता है, जितना छोटा एरिया होता है यानी स्मॉल एरिया होता है, वहाँ से क्या होता है, हीट लॉस बहुत तेज होता है। हीट लॉस क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। यानी ये जो छोटे एनिमल होंगे ये अपने अंदर हीट नहीं बड़ा रख पाएंगे। उसी जगह अगर बिग एरिया की बात करें, यानी जितना ज़्यादा बिग एरिया होगा वहाँ से हीट लॉस क्या हो जाएगा, हीट लेस लॉस होगा। यानी हीट का लॉस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे हीट का लेस लॉस होगा। इसकी वजह से बात करें तो जितना बिग एरिया उतना ज़्यादा अच्छे से क्या कर पाएगा, अडॉप्ट कर पाएगा एनिमल, उस एरिया में ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर पाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बियर का साइज सबसे ज़्यादा होगा। यानी जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा अडॉप्टेबिलिटी होगी उस एरिया में, कोल्ड क्लाइमेट में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बियर जो होगा, बियर का साइज बहुत बड़ा हो रहा है, बियर का साइज बड़ा हो रहा है तो वो प्रॉपर अच्छे तरीके, सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोल्ड क्लाइमेट में रह पाएगा और अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा। उसकी जगह फॉक्स नहीं कर पाएगा, रैबिट बिल्कुल नहीं कर पाएगा, माउस तो उससे भी छोटा होता है तो सबसे जल्दी हीट लॉस हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो आई होप यहाँ पे भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हैड वाइड एल्टीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक फ्लावरिंग प्लांट की स्पीसीज है, उसको प्रॉपर कई सारे ऊंचाइयों पे जाके ग्रो करवाया गया। अब उनमें पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन वेदर फिनोटिपिक वेरिएशन ऑफ दिस प्लांट इज ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। यानी उनमें अब जेनेटिक वेरिएशन है, ये कैसे पता चलेगा। उनके अल्टीट्यूड रीजन में उनको उगा तो दिया गया, लेकिन उनके बीच में जेनेटिक वेरिएशन है कि नहीं, फिनोटाइपिक वेरिएशन है कि नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा। तो बात करें, यहाँ कुछ कंडीशन दी उनके हिसाब से कह रहा है कि आप पता करिए। तो यहाँ पहला कह रहा है फाइंड क्रोमोसोमल डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ प्लांट दैट एक्सट्रीम एल्टीट्यूड रेंज, एग्जामिन अमाउंट ऑफ फिनोटिपिक वेरिएशन विद इन द population along entire altitudinal range, determine if phenotypic difference are retained when plants are from different altitudes are grown under same environmental condition, determine whether hybrids between phenotypic difference between population grow at altitude intermediate between plant parent population। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आप एल्टीट्यूड में आप सबसे ज़्यादा प्लांट को उगा देते हैं तो उनके बीच में कैसे पता चलेंगे कि ये उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन कारण ये वेरिएशन आ रहा है फिनोटिप टाइप में, या फिर फिनोटिप उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो आप सिंपल करिए कि जो एक प्लांट आप यहाँ के रेंज से ले लीजिए, एक एकदम नीचे से रेंज के ले लीजिए। अब यहाँ पे एक लैंड में जो सिंपल लैंड है वहाँ पे उगा लीजिए। जो नीचे वाला लैंड जैसे मान लीजिए ए है, यहाँ पे इसको बी मान लीजिए। तो ए वाला प्लांट अगर यहाँ पे उगा
उगा रहे हैं तो ये मान लीजिए इतना स्मॉल साइज का उग रहा है, और बी वाला प्लांट जो है ये थोड़ा लार्ज साइज का उग रहा है, और यहाँ पे बी वाला प्लांट लार्ज साइज का उग रहा है। और दूसरी बात क्या हो रहा है, बी प्लांट लार्ज साइज का उग रहा है, और यहाँ पे भी बी प्लांट क्या है वो लार्ज साइज का उग रहा है। तो अगर लार्ज साइज का यहाँ पे भी उग रहा है, यहाँ पे भी उग रहा है, तो यानी उसका कोई मतलब कि कंडीशन नहीं बनती कि उसको कहीं पे भी अगर आप उगाएंगे तो वो लार्ज साइज का ही उगेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक उनमें ऐसी चेंजेस आ गई हैं कि अब वो कहीं पे भी आप एल्टीट्यूड उगाएंगे उस सेम स्पीसीज का वो लार्ज साइज का ही उगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन फेनोटिपिक डिफरेंसेस रिटेन्ड व्हेन प्लांट फ्रॉम डिफरेंट एल्टीट्यूड ग्रोन अंडर सेम इन्वायरमेंट कंडीशन, यानी उनको सेम इन्वायरमेंट कंडीशन आप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उनमें फिनोटिपिक डिफरेंस मिल रहा है कि जेनेटिक डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सबसे ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा। एक बार आप फिर से अगर आपको समझ नहीं आएगा दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे हम बाकी 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वो होंगे, तो जरूर से पार्ट 2 देखिएगा। और बाकी आप पता है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।